पोर्टलैंड ओरिजिन में डबल ट्री होटल के मुलाजमीन के लिए 26 दिसंबर 2014 की सुबह भी आम दिनों जैसी ही शुरू होती है। छुट्टियों का सीज़न और होटल के एक बड़े शॉपिंग सेंटर के सामने होने की वजह से मेहमानों का रश था और होटल गेस्ट रूम का मिलना काफ़ी मुश्किल था। इसी दौरान होटल स्टाफ में से किसी को सीढ़ियों के नीचे एक जवान लड़की की लाश नजर आती है, जिसका लिबास भी मौसम के एतबार से नामुनासिब था। उसके पास से किसी किस्म का कोई शनाख्ती सबूत भी नहीं मिलता। पहली नज़र में लगा जैसे ये सीढ़ियों से गिर जाने का हादसा हो, मगर जब डिटेक्टिव्स ने केस की कड़ियाँ मिलानी शुरू की तो कुछ ऐसे परेशान कुन इंकशाफात सामने आए जो कुछ मुश्तबा अफराद की तरफ इशारा करते थे। एक पुरअसरार 2 चेहरों वाला मेहमान, दूसरी डार्क सीक्रेट वाली 24 साला एशली बेंसन नामी लड़की जिसकी ये मैयत थी। आप देख रहे हैं विजडम डोज। चूँकि ये वीडियो हमारी पहले से चलती सीरीज से हट कर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आनी चाहिए। एशली 13 साल की उम्र तक अपनी मां के साथ मोंटाना में खुशुकरम रह रही थी। इसके बाद वो पोर्टलैंड ओरिजिन में अपने वालिद माइकल और सौतेली मां जोडी के साथ रहने आ गई थी। वो अपने वालिद के साथ बहुत क्लोज थी और जल्द ही सौतेली वालिदा के साथ भी उसका मोहब्बतों भरा रिश्ता कायम हो गया। यूँ यहाँ शिफ्ट होना जो उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था, उसके लिए मुस्बित साबित हुआ। माँ बाप दोनों का प्यार मिल गया जहाँ वो बहुत खुश थी। उसकी हंसमुख फितरत की वजह से स्कूल में भी उसके बहुत से दोस्त बन गए थे, जिनके मुताबिक वो दूसरों पर जान छिड़कने वाली रूह थी। जब वो 17 साल की हुई तो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने बच्चे के वालिद मार्लिन के नाम पर रखा, जो 2 साल से एशली का बॉयफ्रेंड था। वो दोनों अभी 9 उम्र थे, ताहम उन्होंने मिलकर बच्चे की परवरिश का फैसला किया। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 2008 में स्कूल खत्म करने के बाद बच्चे के साथ वो दोनों इकट्ठे रहने लगे। यहाँ से हालात तब्दील हो गए। एशली हमेशा से आला तालीम के ख्वाब देखती आई थी, मगर उसने घर की माली सपोर्ट के लिए अपना ये ख्वाब कुर्बान कर दिया। ताहम ये 9 उम्र वालिदैन हालात का मुकाबला ना कर सके और जल्द ही अलग हो गए। बेटा एशली के पास ही रहा। अब की सिचुएशन एशली के लिए बहुत चैलेंजिंग थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने और बच्चे के लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया और जहाँ भी कोई काम मिलता करके निज़ाम चलाने की कोशिश करती रही और बिलाखिर अपने पाँव पर खड़ी हो गई। अगले चंद साल तक तो उसने अपना सब कुछ अपने बेटे के लिए ही वक्फ किए रखा। ताहम वो एक 9 उम्र लड़की थी जिसे नौजवानी की उम्र में अकेली ज़िंदगी में खला महसूस होना कुदरती बात थी। जल्द ही उसकी ज़िंदगी में मार्कस नामी लड़का आता है। वो दोनों डेटिंग करने लगते हैं और फिर दोनों वैनकूवर वाशिंगटन जाकर इकट्ठे रहने लगते हैं। एशली की फैमिली शुरू में तो बहुत खुश होती है कि चले एशली को नया साथी मिल गया, मगर जल्द ही वो एशली में कुछ तब्दीली महसूस करते हैं। एशली जो पहले बहुत ओपन हुआ करती थी, अब अपने नए रिश्ते बारे तफसील में जाने से हिचकिचाती है। लिहाजा उसके माँ बाप तक सिर्फ सुनी सुनाई मालूमात ही पहुँचती हैं जो कुछ अच्छी नहीं होती। मार्कस एशली को उसके वालिदैन और दोस्तों से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो उसे कार भी नहीं चलाने देता जो दरहकीकत एशली की होती है। घर का किराया और सारे बिल भी एशली ही पे करती है। दूसरे अल्फाज में यह आदमी एशली के खर्च पर पलते हुए उल्टा एशली पर ही हाकिम बना उसे कंट्रोल कर रहा था कि एशली को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एशली के फादर और स्टेप मदर कभी कभार की मुलाकात में ये मामला अपनी बेटी के सामने उठाते हैं, मगर वो इस मामले में हुक्म नहीं चला सकते क्योंकि उनकी बेटी अब लीगल एज की हो चुकी थी। हकीकत में मामलात जाहिर से कहीं ज़्यादा गंभीर थे, जिसका एशली के वालिदैन को तब मालूम होता है जब सितंबर 2013 में बुरी तरह डरी हुई एशली अपने वालिद को रोते हुए कॉल करके बताती है कि मार्कस ने उस पर हमला किया है। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर रखा है, बाहर निकलती है तो मार्कस मारता है। माइकल मार्कस को कॉल करके कहता है कि मेरी बेटी को आज़ाद कर दो वरना मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। इसके बाद माइकल पुलिस को कॉल करता है और फिर खुद भी वैनकूवर के लिए निकल पड़ता है। ताहम माइकल के पहुंचने तक एशली और उसका बेटा खिड़की के रास्ते वहां से निकल भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब माइकल को यकीन हो गया था कि उसकी बेटी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। उसके चेहरे पर स्क्रैचेस और आंखों के नीचे खराशें थी, होंठ फटा हुआ था। एशली आर्जी तौर पे उस अपार्टमेंट से मूव आउट के लिए मान जाती है, ताहम जल्द ही दोबारा से वापस आकर मार्कस के साथ वहीं रहने लगती है। उसके वालिदैन उसे कायल करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम कुछ अरसे के लिए तो इस शख्स से दूर रह लो। कभी वो ऐसा करने पर तैयार भी नजर आती है, मगर महीनों गुजर जाते हैं और कोई तब्दीली नहीं आती।
अब तक के एशली के फैसलों से उसके पहले बॉयफ्रेंड मार्लिन के वालिद अपने पोते बारे फिक्रमंद हो जाते हैं। सो वो बच्चे की कस्टडी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो जज उनके हक में फैसला दे देता है और वो लोग एशली से बेटा ले जाते हैं। एशली के वालिदैन फिक्रमंद थे कि उनकी बेटी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसके बारे में वो लाइल्म है। उनकी ये फिक्र बेजा भी नहीं थी। इसी दौरान 2014 का क्रिसमस आ जाता है। एशली का बेटा मार्लिन और उसकी फैमिली के साथ वक्त गुजारता है। एशली भी अपने रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट लेती है। ताहम गिफ्ट लेने के लिए मार्कस उसे कार में ले तो जाता है लेकिन खुद कार में ही बैठता है और एशली के वालिदैन तक को भी हेलो कहने की तकलीफ नहीं करता। एशली बज़ाहिर खुशबाश नजर आती है, ताहम कहती है कि वो ज्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि उसे मार्कस और दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। उसके वालिदैन उसे खुश देखकर कुछ मुतमईन हो जाते हैं। ताआ के अगली सुबह मार्कस उन्हें कॉल करके बताता है कि उसका एशली से राब्ता नहीं हो पा रहा। माइकल और जोडी को मालूम था कि एशली की आदत है कि फ़ोन की बैटरी पर ध्यान नहीं देती, जो ख़त्म हो जाने पर अक्सर उसका फ़ोन बंद हो जाया करता है। ना वो टाइम का ख्याल करती है और अमूमन कुछ घंटों बाद इस तरह कॉल किया करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए वो मुतमईन थे कि आज भी वही रूटीन का मामला होगा। ताहम इसके बावजूद वो बेटी को बार बार कॉल करते रहते हैं। वक्त के साथ उनकी फिक्र बढ़ती जाती है। तभी उन्हें एक कॉल मौसूल होती है जो न सिर्फ उनकी दुनिया बखेर देती है, उन्हें इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि एशली वाकई उनसे बहुत कुछ छुपा रही थी। इधर माइकल और जोडी को ये फिक्र खाई जाती है कि एशली के साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ चंद किलोमीटर दूर पोर्टलैंड में डबल ट्री होटल के स्टाफ को एक नई तरह की मुश्किल दरपेश होती है। उन्होंने दिन तो छुट्टियों की रूटीन की मसरूफ सुबह से शुरू किया था, मगर हर चीज उस वक्त तब्दील हो जाती है जब दिन 11 बजे होटल का एक स्टाफ मेंबर सीढ़ियों के नीचे पड़ी एक नौजवान बेहिस्सो हरकत लड़की को पड़े देखता है। साफ जाहिर था कि अब उसकी मदद का वक्त भी गुजर चुका था। पुलिस के आने पर डिटेक्टिव्स फौरन ही नोटिस करते हैं कि लड़की का लिबास गैर मुनासिब है, क्योंकि सख्त सर्दी में भी उसने सिर्फ सादा पतलून और ब्लाउज पहन रखा था। ना कोट था, ना जैकेट, ना जूते, ना जुराबें, ना उसके पास कोई बैग था, ना फोन, ना ही किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट। लिहाजा वो यही अज्यूम करते हैं कि ये होटल की गेस्ट होगी और इसका सामान इसके कमरे में पड़ा होगा। उसके जिस्म पर भी कोई जाहिरी इंजरी नहीं थी, मगर उसकी गर्दन पर मौजूद निशानात से लगता था कि वो सीढ़ियों से नहीं गिरी बल्कि उसे गला दबाकर मारा गया है। और जल्द ही ये अंदाजा उस वक्त दुरुस्त साबित होता है जब डिटेक्टिव्स देखते हैं कि उसने अभी ताज़ा ही मैनिक्योर करवा रखा था, मगर उसके बाएं हाथ के ज्यादातर नाखून टूटे हुए थे। ताहम उसकी बॉडी के पास से उन्हें कोई भी नाखून नहीं मिलता, जिससे पुलिस पर वाज़े हो जाता है कि उनके सामने कत्ल का केस है और ये कि मुतासरा लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए हमलावर के साथ शदीद मज़ाहमत की है। ताहम ये कत्ल इस जगह नहीं हुआ जहां मैयत पड़ी है, मगर होटल स्टाफ से तफसीलात मालूम करने के बाद भी पुलिस खुद को बंद गली में पाती है, क्योंकि होटल के रिकॉर्ड और स्टाफ की याददाश्त में ऐसी किसी लड़की ने भी इस होटल में चेक इन नहीं किया था। पुलिस को पता चलता है कि होटल में नया सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा था, जिसके कैमरे अभी ऑपरेशनल नहीं हुए थे, जिसका मतलब था कि होटल की वीडियो फुटेज मुयस्सर नहीं है और पुलिस को तहकीक के लिए पुराने तरीकों पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। लिहाजा पुलिस एक एक कमरे को चेक करने का फैसला करती है, जो कि आसान न था क्योंकि ये 10 मंजिला होटल था और छुट्टियों की वजह से फुल था। पुलिस बॉडी के सबसे करीब वाले 8वें फ्लोर से शुरू करती है कि कातिल ने मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की होगी ताकि कोई देख ना ले, लिहाजा ये किसी करीबी कमरे की ही वारदात होगी। बेशक होटल के गेस्ट तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, मगर स्टाफ का इक्का दुक्का आदमी सीढ़ियां भी इस्तेमाल कर सकता था। खुशकिस्मती से पुलिस को सारा होटल नहीं देखना पड़ता। रिसेप्शन स्टाफ बताता है कि एक लड़की सुबह बार बार कॉल करके अपनी एक दोस्त के बारे पूछती रही है, जो क्रिस नामी आदमी के साथ कमरा नंबर 715 में ठहरी हुई थी। पुलिस ने कमरे का बुकिंग रिकॉर्ड देखा तो वो क्रिस यून नामी आदमी के नाम बुक था। क्रिस यून ने ये कमरा 26 दिसंबर के लिए बुक करवाया था, ताहम वो एक दिन पहले पहुंच गया था और उसकी दरखास्त पर एक दिन पहले ही उसे अकोमोडेट कर लिया गया था। उसने पेमेंट कैश में की थी और लड़की की बॉडी मिलने से एक रोज पहले ही चला गया था और बजाय बाकायदा चेकआउट करने के वो कमरे की चाबियां रिसेप्शन पर रख के वैसे ही निकल गया था। इस पर पुलिस के लिए लीगल सवाल खड़ा हो गया कि चेकआउट जैसे भी किया बंदा तो जा चुका, अब वो उसके नाम पर इसके कमरे की तलाशी के लिए सर्च वारंट तो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके चले जाने के बाद तो ये कमरा पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया। खुशकिस्मती से होटल ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन का फैसला किया और उन्हें कमरे की इंस्पेक्शन की इजाजत दे दी। कमरा कदरे साफ ही था। ट्रैश में 2 जुराबें और एक पिज्जा बॉक्स पड़ा था।
ताहम तफ्तीशकार जब तस्वीरें बना रहे थे तब एक इंतहाई चिलिंग राज उनके हाथ लग गया। उन्हें एक्रिलिक नेल्स का एक टुकड़ा नजर आ गया जो बिल्कुल उन्हीं नाखूनों का था जो मकतूला की उंगलियों पर थे। अब तफ्तीशकारों को तसल्ली हो गई थी कि उनकी तफ्तीश सही समत जा रही है, लिहाजा उन्होंने ये कमरा बुक करवाने वाले क्रिस यून पर तवज्जो मरकूज कर दी। पता चला वो बेलीव्यू वाशिंगटन में एक मल्टी अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में रहता है। पुलिस ने जब कमरा नंबर 715 से की गई कॉल्स के बारे मालूम किया तो एक और लीड मिल गई। इस कमरे से एक बैक पेज वेबसाइट पे पोस्ट किए गए एक ऐड के हवाले से एक कॉल की गई थी। इस पेज पर अक्सर एस्कॉर्ट सर्विसेज देने वाली लड़कियां ऐड दिया करती थी और ऐड में लगाई गई तस्वीरें सीढ़ियों के नीचे से मिली मैयत वाली लड़की से मैच कर रही थी। ये जाहिर था कि ऐड वाली लड़की का असल नाम वेरोनिका नहीं होगा। ताहम असल नाम का राज भी जल्द ही खुलने वाला था। होटल के हर फ्लोर की तलाशी के दौरान पुलिस तफ्तीशकारों को एक आइसक्रीम वाली मशीन के पास से एक पर्स मिलता है जिसमें मकतूला की तस्वीर के साथ उसकी आईडी मौजूद थी। उसका नाम एशली रीनी बेंसन था। मकतूला की आईडी कंफर्म हो जाने के बाद पुलिस ने एशली के वालिदैन को उसकी अंदोहनाक मौत की खबर दे दी, जिनके लिए ये खबर किसी बम शेल से कम न थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ एशली की नागहानी मौत के दुख को ही बर्दाश्त नहीं करना था, इस कड़वी हकीकत को भी कि उनकी बेटी दोहरी जिंदगी गुजार रही थी और ये कि वो पहले ही एशली के मार्कस के साथ रिलेशनशिप पर परेशान तो थे, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा न था कि एशली की मुश्किलात उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। इस सारी सिचुएशन में वो ये बात समझने से कासिर थे कि आखिर एशली अपनी परेशानियों और मुश्किलात उनसे क्यों छुपाती रही है। चूँकि एशली के वालिदैन उसकी इस डबल लाइफ के बारे कुछ नहीं जानते थे, लिहाजा उसकी मौत की तफ्तीश में वो कुछ मदद करने से कासिर थे। कि वो कैसे उस होटल तक पहुंची उन्हें तो बस इतना मालूम था कि उसे तो मार्कस के साथ मूवी देखने जाना था। ताहम उन्होंने पुलिस तफ्तीशकारों को इस मामले में मार्लिन और मार्कस से बात करने का मशवरा दिया। मार्लिन की तो फौरन ही इस मामले में इन्वॉल्वमेंट खारिज-ए-इम्कान हो गई, क्योंकि उसने क्रिसमस का सारा दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारा था। ताहम वो ये बात साबित कर सकता था कि एशली एस्कॉर्ट सर्विसेज मुहैया कर रही थी। यही वजह थी कि उसने बच्चे की कस्टडी के लिए केस किया था और जज ने उसके हक में फैसला दे दिया था, इस बुनियाद पर कि जब एशली अपने लिए अच्छा फैसला करने से कासिर है तो भला बेटे के बारे वो कैसे कोई बेहतर फैसला कर सकती है। हत्ता कि जज ने ये देखकर कि एशली एक इंटेलिजेंट, प्लीजेंट और मोहब्बत करने वाली माँ है तो उसे कायल करने की भी कोशिश की थी कि जो जिंदगी वो लीड कर रही है इसके नताइज हमेशा बुरे निकलते हैं, मगर ये ऐसा ही था जैसे जज किसी दीवार से मुखातिब हो। दूसरी तरफ एशली के वालिदैन का शक मार्कस पर था, जो कि समझ आने वाली बात थी क्योंकि वो एशली को मिसट्रीट करता रहा है। उन्हें शक था कि एशली की जिंदगी के कई एस्पेक्ट्स दरअसल मार्कस कंट्रोल कर रहा था। तफ्तीशकारों को पता चला कि मार्कस का पहले भी पुलिस से सामना होता रहा था, जिसमें दूसरों पर हमला भी शामिल था, जबकि मार्लिन के बरक्स मार्कस की कहानी भी कन्विंसिंग नहीं थी। उसके मुताबिक एशली को होटल छोड़ने के बाद वो कुछ वक्त घर में वीडियो गेम खेलता रहा, जिसकी जाहिर है तस्दीक नहीं हो सकती थी। ताहम इससे पहले कि पुलिस उससे मजीद कुछ पूछती, पुलिस को एक और लीड मिल जाती है जो कि सिंपली इनक्रेडिबल थी। पुलिस को होटल से कॉल मौसूल होती है कि क्रिस यून नामी आदमी ने अभी अभी दोबारा होटल में चेक इन किया है। पुलिस फौरन होटल पहुंचती है तो क्रिस यून अपने कमरे से निकल रहा होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये सब क्या हो रहा है। ताहम वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वहां पहुंचकर सवाल जवाब में पुलिस को जल्द ही अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ये आदमी तो इस बात पर वाकई में शॉक होता है कि पुलिस ने उसे एक ऐसे कत्ल के इल्जाम में धर लिया है जिसके बारे उसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम। वो किसी एशली बेंसन को नहीं जानता था, और इससे भी बढ़कर ये कि वो तो 26 दिसंबर से पहले होटल के कहीं आसपास तक भी नहीं आया था। चूँकि सारा मुल्क क्रिसमस मना रहा था तो उसके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कई गवाह मौजूद थे। उसकी फैमिली और दोस्त कंफर्म कर सकते थे कि वो तो कत्ल के दिन बेलीव्यू वाशिंगटन में अपने घर में मौजूद था, जबकि उसके पास ढेर सारी तस्वीरें भी मौजूद थीं जो उसके सारे दावे सच साबित कर रही थी। वो पुलिस पर जोर देता है कि आप मेरे फिंगरप्रिंट्स और DNA ले लें। वो बताता है कि वो एक डीजे है और यहाँ पोर्टलैंड में अपनी मंगेतर के साथ काम करने आया है, जिसके लिए उन्होंने 2 महीने एडवांस में 26 दिसंबर के लिए कमरा बुक करवाया था। पुलिस तफ्तीशकार इस बात पर हैरान थे कि हर चीज तो क्रिस यून के कातिल होने का इशारा करती है, जबकि ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि क्रिस यून बेयक-वक्त 2 जगहों पर तो मौजूद नहीं हो सकता था। यहाँ पर पुलिस को एहसास होता है कि उन्हें अपना ये मेन सस्पेक्ट रिलीज करना पड़ेगा कि तभी अचानक एक तफ्तीशकार के दिमाग की बत्ती जलती है, जो उससे पूछता है कि क्या आप बाई चांस अपने ही नाम के किसी आदमी को जानते हैं
क्रिस ने फौरन से इनकार में जवाब दिया, मगर फिर कुछ सोचकर कहा कि बेलीव्यू में जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वो रह रहा है उसी में एक और क्रिस यून भी रहता है। दोनों को आपस में कोई रिश्ता नहीं था। गो उनके नामों के स्पेलिंग्स कुछ मुख्तलिफ थे मगर बोलने में एक जैसे ही थे। इस नाकाबिले यकीन इत्तेफाक पर तफ्तीशकार हक्का बक्का एक दूसरे को देखते रह गए। जब उन्होंने मजीद तफसीलात इकट्ठी की तो पता चला कि 25 दिसंबर को पोर्टलैंड होटल आने वाले आदमी ने होटल रिसेप्शन पर शनाख्त के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था। जब उसे कहा गया कि उसके नाम क्रिस यून के स्पेलिंग्स उनके पास रजिस्टर्ड नाम के साथ मैच नहीं करते तो उसने बड़े एतमाद से उसे टाइपिंग की गलती कहकर होटल स्टाफ को मुतमईन कर दिया। होटल स्टाफ भी समझा कि हाँ ऐसा हो सकता है। उसने कैश में पेमेंट की और अपने कमरे में चला गया। तफ्तीशकारों को इस जुर्म के बारे एक और सबूत भी मिल गया। एशली के फ़ोन की पिंग से मालूम हुआ कि फ़ोन इसी होटल के करीब मौजूद है। तलाश करने पर वो होटल से 1-2 ब्लॉक के फासले से ही एक कचरे के डिब्बे से मिल गया। इस फ़ोन से पुलिस को कई मैसेज मिले जो क्रिस ने एशली को किए थे। क्रिस कई महीनों से एशली का रेगुलर क्लाइंट था। सिर्फ एक क्रिसमस वाले दिन ही क्रिस ने एशली को 12 मैसेजेस और कॉलिंग कर रखी थी। ताहम उसकी मौत से पहले उन दोनों के दरमियान तल्खियां बढ़ती जा रही थी, जिसकी एक वजह तो पैसे थे और दूसरी ये कि क्रिस एशली के मामले में इंतहाई पॉजेसिव हो गया था। लिहाजा वो इस पर जोर दे रहा था कि वो एस्कॉर्ट वाला धंधा छोड़कर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। हर मुलाकात में क्रिस एशली को हजारों डॉलर के गिफ्ट्स के अलावा हाई लेवल की महंगी रेस्टोरेंट विजिट करवाता और इसके बदले में एक ही डिमांड रखता कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द नहीं होना चाहिए। एशली के कत्ल से कुछ ही देर पहले क्रिस उसे ईमेल भेजता है जिसमें लिखता है कि मैं हर चीज की वजाहत करूंगा इससे पहले कि तुम मुझे कसूरवार ठहराओ। तुमने जितना भी वक्त मुझ पर सर्व किया है मैं तुम्हें इस पर कंपनसेट करने के लिए पुरअज़्म हूँ। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुमने हमारे दरमियान हुआ मुआहदा तोड़ दिया है। तुमने एक नया एड पोस्ट किया है, गो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैंने इसी ईमेल से तुम्हारे दूसरे एड भी देखे हैं। इस ईमेल से ये वाज़ेह था कि एशली ने क्रिस के साथ वादा किया था कि अब वो एस्कॉर्ट सर्विस के लिए मजीद एड पोस्ट नहीं करेगी, मगर क्रिस ने अब देख लिया था कि एशली ने उसे धोखा दिया है। तफ्तीशकारों को अब यकीन हो गया था कि न सिर्फ वो एशली के असल कातिल तक पहुंच गए हैं, कातिल का मोटिव भी पता चल गया है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि उस रात क्रिस ने एशली पर जोर दिया होगा कि उसके लिए यही बेहतर है कि वो एस्कॉर्ट सर्विस का धंधा छोड़ दे, मगर एशली ने ये कहकर इनकार कर दिया होगा कि वो अब दोबारा कभी क्रिस से मिलना भी नहीं चाहेगी, जिस पर क्रिस ने गुस्से में एशली का गला दबाकर उसे मार दिया होगा और बारी को सीढ़ियों के साथ रखकर रफू चक्कर हो गया होगा। कहानी के तमाम सिरे अब मिलते जा रहे थे, मगर एक प्रॉब्लम अब भी बाकी थी। कोई नहीं जानता था कि क्रिस कहाँ है। वो बेलीव्यू के उस अपार्टमेंट में भी नहीं था जो उसने 1 महीना पहले ही किराए पर लिया था, जो फर्नीचर से भी तकरीबन खाली था। क्रिस के वालिदैन के ख्याल में वो कॉलेज में पढ़ रहा था। उन्हें कुछ मालूम न था उनका बेटा इस वक्त कहाँ है। तभी तफ्तीशकारों को मालूम पड़ता है कि 26 दिसंबर की सुबह सवेरे क्रिस ने एक दूसरे होटल में चेक इन की कोशिश की थी। वो पसीने में शराबूर था और उसके चेहरे और गर्दन पर कई स्क्रैचेस थे। जब क्लार्क ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा उसका अपनी फैमिली के साथ झगड़ा हुआ है, उसे बस उनसे दूर होने के लिए कोई जगह चाहिए। ताहम क्रिस को कमरा इसलिए नहीं दिया गया था कि वो कैश में पेमेंट करना चाहता था, लिहाजा उसने एक टैक्सी मंगवाई और पोर्टलैंड के एक दूसरे होटल में चला गया। बिलाखिर पुलिस ने सर्च वारंट हासिल करके क्रिस का सेल फोन ट्रैक किया, मगर उस होटल पहुंचने में पुलिस को बहुत देर हो गई थी और क्रिस पहले ही वहां से जा चुका था। ताहम होटल में कयाम के दौरान उसने एक और लड़की को कॉल की थी जो एस्कॉर्ट सर्विस देती थी। अब पुलिस को ये परेशानी हुई कि अगर वो इसे पकड़ने में देर करते हैं तो एक और लड़की की जान खतरे में हो सकती है। पुलिस ने जब क्रिस की हिस्ट्री चेक की तो मालूम हुआ कि वो अक्सर ओरिजिन और वाशिंगटन के दरमियान चलने वाली ट्रेन में सफर करता है। ये क्रिस के बारे मालूमात का वो फाइनल मिसिंग पीस था जिसके जरिए वो एशली के कत्ल के करीब 2 हफ्ते बाद उसके कातिल को 7 जनवरी 2015 के रोज गिरफ्तार करने वाले थे। पुलिस को पता चला क्रिस ने पोर्टलैंड एरिया के एक और होटल में चेक इन किया है और उसी रोज ही वाशिंगटन जाने के लिए टिकट भी खरीद रखा है। पुलिस 2 पार्टियों में तकसीम हो गई। एक पार्टी होटल के लिए रवाना हो गई और दूसरी पोर्टलैंड यूनियन स्टेशन के लिए। जैसे ही होटल वाली टीम पहुंची तो क्रिस यून होटल से निकलकर एक टैक्सी में सवार हो रहा था। पुलिस ने जल्दी से रिसेप्शन क्लर्क से पूछा क्या वो टैक्सी ड्राइवर को जानता है, क्या उसका फोन नंबर है। क्लर्क ने ड्राइवर को कॉल की और राजदाराना अंदाज में पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि क्रिस यून क्राइम सीन यानी उस होटल जा रहा था जहाँ उसने कुछ दिन पहले एशली को कत्ल किया था।
अब पुलिस गाड़ी में बैठी अंदाजे लगा रही थी कि कुछ कातिल क्राइम सीन पर इसलिए भी लौट कर जाते हैं ताकि वो अपने जुर्म करते वक्त के इमोशंस को दोबारा से महसूस कर सकें। ताहम ज्यादा इम्कान इस बात का था कि क्रिस महज वहाँ से एशली का पर्स निकालने जा रहा हो जो पहले ही पुलिस के हाथ लग चुका था। क्रिस जल्दी से होटल में दाखिल हुआ और फौरन ही निकलकर टैक्सी में स्टेशन के लिए निकल पड़ा, जहां पहले से मौजूद पुलिस टीम ने उसे घेर लिया, जिस पर उसका पहला बेसाख्ता सवाल था कि आप लोगों ने मुझे ढूंढ कैसे लिया। तफ्तीश के दौरान क्रिस का बर्ताव बिल्कुल पुरसुकून, रवैया नरम और बावकार था। उसने इकरार किया कि उसे हमेशा से औरतों के साथ कम्युनिकेशन में दिक्कत रही है। एशली से उसकी मुलाकात कई महीने पहले हुई थी, जब उसने एशली के एक ऐड के रिस्पॉन्स में उसे कॉल की थी। क्रिस चाहता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, ताहम क्रिस ने इस बात से इनकार किया कि उसे एशली की आदत पड़ गई थी। उसने एशली के साथ 25 दिसंबर की मुलाकात बारे भी बताया और इकरार किया कि उनके दरमियान पैसों से मुतालिक बहस हुई थी। ताहम जो ही तफ्तीशकारों ने एशली के कत्ल बारे सवाल किया तो क्रिस ने इस बारे कुछ भी कहने से इनकार करके वकील की डिमांड रख दी। ताहम दिलचस्प बात ये थी कि क्रिस ने मार्कस के बारे बात कही और कहा मार्कस एशली का बिल्कुल भी बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे न सिर्फ एशली के एस्कॉर्ट वर्क के बारे मालूम था, बल्कि इस सारे धंधे के पीछे उसी का ही हाथ था। वो एशली को इमोशनली भी और फिजिकली भी कंट्रोल कर रहा था और उसे इस काम के लिए मजबूर कर रहा था। गो क्रिस यून की इन बातों से बज़ाहिर लगेगा कि शायद वो कत्ल की जिम्मेदारी किसी और पे डालने के लिए ऐसी बातें कर रहा होगा, मगर ये चीज भी देखने की है कि ऐसी बातें करने वाला वो अकेला नहीं था। एशली के कुछ दोस्त जिन्हें एशली के इस काम के बारे मालूम था, वो भी जानते थे कि इसके पीछे मार्कस है, जिसका मतलब था कि एशली वाज़े तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार थी। मार्कस जैसे लोगों को अक्सर रोमियो पिम्प्स कहा जाता है, जो बॉयफ्रेंड होने का तासुर देते हैं, मगर हकीकत में वुल्नरेबल लड़कियों और अक्सर नौजवान सिंगल मदर्स को मोहब्बत के झांसे में फंसाकर उन्हें पैसे कमाने के लिए ऐसे धंधों पर मजबूर करते हैं। गो ऐसे इल्जामात को साबित करना मुश्किल ही सही, ताहम मौत से कुछ महीने पहले ही बच्चे की कस्टडी केस की हियरिंग के दौरान एशली खुद ये बात तस्लीम कर चुकी थी कि वो जो पैसे कमाती है उनसे मार्कस और एशली दोनों का खर्च चलता है, जिसमें घर का किराया, हर तरह की बिल और कार का खर्च भी शामिल है। वही कार जो है तो उसकी, मगर उसे उसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। शुरू में तो मार्कस ने एशली के काम में किसी भी किस्म के अपने रोल से इनकार किया, ताहम वो आए रोज ही अपनी स्टेटमेंट तब्दील करता रहा और बिलाखिर मान लिया कि क्रिस कौन था और ये कि एशली के कत्ल वाली रात मार्कस खुद ही एशली को होटल ड्रॉप करने गया था। ताहम इस सब के बावजूद ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जो मार्कस की एशली के कत्ल में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को साबित करता हो। बस इतना ही साबित होता था कि मार्कस एशली को जाती प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता था। गो इससे बेहतर मगर मिलती जुलती ही सोच क्रिस यून की भी थी, जो एशली पर हजारों डॉलर निछावर करता था, कभी कभी तो 5-5 हजार डॉलर इकट्ठे, और वो भी यही समझता था कि इसके बदले वो एशली को डिक्टेट कर सकता था कि वो क्या करे क्या ना करे। तफ्तीशकारों के मुताबिक उस रात जब क्रिस होटल पहुंचा तो भले वो उसे कत्ल करने के पुख्ता इरादे से ना भी आया हो, ताहम ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर उसके मद्देनजर थी। लिहाजा उसने या तो दूसरे क्रिस यून की ईमेल हैक की या किसी दूसरे तरीके से मालूम किया कि क्रिस यून पोर्टलैंड आ रहा है और उसका बुक करदा कमरा इस्तेमाल करने का फैसला किया, मुमकिना तौर पे सेम नाम होने की वजह से अपनी जगह उसे इस कत्ल में फ्रेम करने के लिए। कातिल क्रिस यून के अपार्टमेंट और फोन की सर्च से पुलिस को सबूत मिला कि वो गैर कानूनी ड्रग ट्रेड में मुलविस था, जिससे ये राज भी खुल गया कि उसके पास हजारों डॉलर्स कहां से आते हैं, जो वो अक्सर एशली को दिया करता था, जबकि वो कोई जॉब भी नहीं कर रहा था और उसके वालिदैन समझ रहे थे कि वो कॉलेज में पढ़ रहा है। शुरू में तो क्रिस बज़िद रहा कि वो बेगुनाह है और ये कि उस पर लगे इल्जामात का दिफा करेगा, ताहम बाद में वो प्ली डील के लिए तैयार हो गया। 2017 में क्रिस यून ने गैर इरादी फर्स्ट डिग्री मर्डर का इकरार कर लिया, जिस पर उसे 18 साल कैद की सजा हुई। ताहम ड्रग्स से मुतालिक उस पर कोई चार्ज नहीं लगाई गई, जो मुमकिना तौर पे प्ली डील का हिस्सा हो सकता है। मार्कस के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस भी साबित नहीं हो सके थे। बेंसन फैमिली यानी एशली के वालिदैन ने होटल मालकान और एड्स वाली वेबसाइट के खिलाफ केस किया कि होटल और वेबसाइट दोनों अपना कारोबार ऐसे तरीके से नहीं कर रहे जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके, जिसकी वजह से एशली की मौत वाक़ई हुई। इसके नतीजे में जस्टिस डिपार्टमेंट ने मज़कूरा वेबसाइट को बंद करवा दिया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रोमोशन और सहूलतकारी कर रही है। पुलिस का ख्याल है कि जो कुछ एशली की जिंदगी में हो रहा था ये कई सालों तक जारी रह सकता था,
मौत से 4 साल पहले वो लेटरल पोस्टर नाम के एक और लड़के को डेट कर रही थी, जिसे बाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़े जाने पर 21 साल की उम्र में 25 साल कैद की सजा हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि वो भी मार्कस की तरह अपने विक्टिम्स को जाती प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता रहा है। लेटरल ने एशली का भी बॉयफ्रेंड होने का दावा किया था, यहाँ तक कि उसे जेल हो जाने के बाद भी एशली उसे अपने धंधे से हुए प्रॉफिट में से हिस्सा भेजती रही है। गो वो हर बार ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करती रही। मसलन अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 11 अगस्त 2011 को लेटरल ने एशली को फोन करके पूछा कि वो कहाँ है। एशली ने बताया कि वो एक सैलून पर मैनिक्योर करवा रही है, तो लेटरल उस पर शाउटिंग करने लगा कि उसके जेल वाले अकाउंट में पैसे भेजे वरना उसकी माँ की पिटाई करेगा। जेल के इतना करीब होते हुए भी भला तुम क्यों कर पैसे नहीं पहुँचा सकती। एशली के वालिद माइकल बेंसन हैरान होते हैं कि न जाने उनकी बेटी से ये काम करवाने और फिर उसे चुप रखने के लिए वो लोग उसे कैसे कैसे मजबूर करते रहे होंगे। बेटी की मौत के बाद माइकल और जोडी को अक्सर ऐसी नौजवान लड़कियों की कॉल्स मौसूल होती हैं जो ऐसे ही किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसी होती हैं। उन्हें अपने सवालात के जवाबात चाहिए होते हैं। वो समझती हैं कि इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और किसी न किसी मोड़ पर उन्हें भी एशली की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। जोडी उन्हें बताती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग खतरे में हैं। हमारी बेटी का मसला ये था कि वो मदद के लिए हमारे पास आई ही नहीं, तो नतीजा आपके सामने है। हमसे सच छुपाना उसे कहाँ ले गया। ये केस उन केसेस में से है जिसके बारे दो तरह की फीलिंग्स आती हैं। एक तरफ इंतहाई स्किल्ड और कोऑर्डिनेटेड पुलिस का मिसाली काम, जिसमें वो 2 हफ्तों के अंदर कातिल तक पहुंचने और फिर उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हुई। दूसरी तरफ ये अफसोसनाक हकीकत कि एक मोहब्बत करने वाली फैमिली रखने के बावजूद जो जेन्युइनली एशली से मोहब्बत करती, हमेशा उसके लिए फिक्रमंद रहती, उसके लिए अच्छे की ख्वाहिश रखती थी। घर से बाहर एशली का इंतखाब उन मर्दों का रहा जिन्होंने उसे बुरी तरह ट्रीट किया, अपने घटिया मकासद के लिए एक्सप्लॉइट किया। बावजूद इसके कि सारे मुजरमों का रोल वाज़ेह भी हो गया, अफसोस की बात यह है कि एशली के सारे मुजरमों को सजा फिर भी नहीं मिल पाई।